लेट अस स्टार्ट अपना जो हमने हेगन प्रिंसिपल किया था। हेगन प्रिंसिपल के बाद एक न्यूमेरिकल किया था आपने वेव फ्रंट को लेकर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज किया था उसमें। नाउ इट इज द टाइम फॉर डूइंग अ न्यूमेरिकल ऑन। अब आप जो न्यूमेरिकल करेंगे वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर करेंगे। एक न्यूमेरिकल अभी करवा रहा हूं आपको, न्यूमेरिकल ऑन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग वेव थ्योरी या फिर हेगन प्रिंसिपल। ठीक है, वेव थ्योरी में आपने एक चीज को क्या देखा, अभी तक आप पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन में पढ़ा आपने एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, रिफ्रैक्शन में पढ़ा आपने म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ, लेकिन वहां पर आपने आई और आर के बारे में नॉर्मल के साथ एंगल लिए गए थे, ये उसके साथ स्टडी किया था। बट वेव थ्योरी के अंदर आपने इन्हीं चीजों को वेव फ्रंट कहकर पढ़ना है। क्या कहकर पढ़ना है? वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट? इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसको आप किसके साथ ट्रीट करोगे? इंसिडेंट एंगल के साथ। किसके साथ? हाँ, इंसिडेंट एंगल बोलोगे इसको, वो भी किसके साथ? इंसिडेंट वेव फ्रंट। जो ये एंगल आई बोल रहा है, ये किसके साथ होगा एंगल इसका? विद प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, नॉर्मल नहीं है यहाँ पे। नॉर्मल की जगह कौन है यहाँ पर? प्लेन सरफेस। और इंसिडेंट रे की जगह कौन है यहाँ पर? वेव फ्रंट। इंसिडेंट रे की जगह पर। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि हमने वेव थ्योरी के अंदर ये चीजें ऑब्जर्व करी कि जो वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो आई का काम करेगा। ठीक है, और जो ये विद प्लेन सरफेस है ये आपका नॉर्मल का काम करेगा और इनके बीच का एंगल आई। चलो न्यूमेरिकल देखिए क्या है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले। अ प्लेन सरफेस separates a denser medium a plane surface separate a denser medium of refractive index 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई यूनिट नहीं होते। 1.5 फ्रॉम एयर, वो तो एयर के साथ ही होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब ये वैक्यूम या एयर के साथ जो लिया जाता है। A plane wave front traveling in air is incident on the interference at an angle of 30 degree. What will be the angle of refraction? What will be the angle of refraction? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? समझिए पहले क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? अ प्लेन सरफेस सेपरेट अ डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी कि कोई ऐसा मीडियम है जिसका एयर के साथ 1. यानी कि जो लाइट है वो एयर से उस मीडियम में जा रही है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। अ प्लेन वेव फ्रंट ट्रेवलिंग इन एयर
is incident on the interface at an angle 30 डिग्री। थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझिए आप इसको। ये कोई आपका मीडियम है, दिस इज μ1, दिस इज μ2। यहां से कोई प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। प्लेन वेव फ्रंट कैसा होगा? इंसिडेंट रे, ये इसका वेव फ्रंट इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसने ये वेव फ्रंट इसके ऊपर डलेगा, यहाँ पर ये लाइट इसी तरह से चलेगी और वेव फ्रंट बनाती हुई चलेगी। दिस इज वेव फ्रंट, ठीक है। जो इंसिडेंट हो चुका है किसके ऊपर? इंटरफेस के ऊपर। कितने एंगल पर? 30 डिग्री एंगल पर। कितने एंगल पर? दिस एंगल इज 30, ठीक है। ओके, 30 डिग्री किसके साथ? सरफेस के साथ। ये वेव फ्रंट कौन सा होगा? इंसिडेंट। कैसा होगा? इंसिडेंट। उसके बाद वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एंगल का मतलब एंगल आर चाहिए। अब यहां पर आ जाइए, जो ये 2 पॉइंट बताए गए थे, इन 2 पॉइंट्स में आपको पता है जो वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, प्लेन सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या बनाता है? एंगल आई। इसमें जो ये वेव फ्रंट है किसका काम करेगा? इंसिडेंट रहेगा। और जो ये प्लेन सरफेस है किसका काम करेगा? नॉर्मल का। ये पूरे डायग्राम में आपने पहले भी सीखा था, अगर आपको ध्यान हो तो। कैसे था वो डायग्राम? बनाकर देखें, यहाँ पर थोड़ा ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल बनाया था आपने। नॉर्मल के साथ ये एंगल क्या था? आई। आई था ये एंगल। तो ये वेव फ्रंट के साथ ये कितना एंगल होता है रे का? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई, ठीक है। और अगर ये 90 माइनस आई है तो ये क्या होता था? आई, एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और ये 60 है तो एंगल आई कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एंगल आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से वेव फ्रंट और प्लेन सरफेस से आप कहां पर आ गए? इंसिडेंट एंगल से। इसी तरह से ये लाइट क्या होगी? यहां से रिफ्रैक्ट कर जाएगी। रिफ्रैक्ट करेगी तो क्या होगा? एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट का ये वाला एंगल क्या होगा? ठीक है, ये निकालना है। तो अभी हमें ये दे रखा था, इससे हम एंगल आई पर आए। एंगल आई पर आए तो अब इस तरह से चलेंगे, ये आपका एंगल आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये पूरा कितना है? 90। और ये कितना होगा? नॉर्मल के साथ भी 90 माइनस आर हो जाएगा ये। और ये नॉर्मल के साथ एंगल कितना बचेगा? फिर आर बचेगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल 30 था तो ये भी क्या हो गया? 30। इसी तरह से अगर एंगल आई 30 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप डायरेक्ट 30 बोल सकते हो। अगर आपसे वो पूछ लेता कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्या बेटा? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और प्लेन सरफेस के बीच में एंगल क्या होगा? एंड प्लेन सरफेस, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड प्लेन सरफेस, तो वो भी आपका एंगल आर ही होगा। और उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी? सॉरी, यहाँ पर 30 नहीं ले सकते, ये रिफ्रैक्शन का केस है। रिफ्रैक्शन के केस में क्या करें? सॉरी, रिफ्रैक्शन पे चल गए जब। रिफ्रैक्शन के केस में क्या करेंगे? वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई कैसे निकाला आपने? वेव फ्रंट से आई पर ये ज्योमेट्री लगा दी, ठीक है। और यहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू कितने गिवन है? 1.5। साइन आई कितना गिवन है? साइन 30 डिग्री गिवन नहीं है, कैलकुलेट करा आपने यहाँ से ज्योमेट्री लगाकर। और दिस वैल्यू इज साइन।
ठीक है, तो साइन आर क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 0.5 1/2 होती है और दिस इज 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसल 1/3, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 1/3, ये भी कितना आ जाएगा आपका, यस साइन आर 1/3 0.33, तो ये भी कितना आएगा, नियर अबाउट 33 आएगा ना, 5 यस। तो ये वैल्यू आपकी साइन 30 तो आने से रही, ठीक है, कितनी आएगी, क्योंकि 0.5 आ जाता ना यहाँ पे, तो आर की वैल्यू भी क्या होती 30 डिग्री, बट 0.33, और आपको पता है साइन की जो वैल्यूज है 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर 0.5 यानी कि 1/2, साइन 45 पर क्या हो जाएगा 1/√2 यानी कि इससे थोड़ी सी ज्यादा, साइन 60 पर क्या हो जाएगा, इससे फिर ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 0.5 और 0 के बीच में कोई वैल्यू होगी यहाँ पर, और इसको अगर आप टेबल में देखोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी 19.5 डिग्री, 19.5 डिग्री। तो इन न्यूमेरिकल्स को करवाने का जो मोटिव था वो यही था कि आपको एंगल आई और आर वेव फ्रंट और प्लेन सरफेस को लेकर आने चाहिए। ये डेफिनेशंस है, स्टेटमेंट्स है वेव थ्योरी से, हेगन प्रिंसिपल्स। ओके, कर लिया ये नोट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आपने फार्मूला अभी तक पढ़ा है वो साइन आई अपॉन साइन आर पढ़ा है, V1 अपॉन V2 भी पढ़ा है ना ये। अब आप उसको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की तरह में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी नोट करिए इस फार्मूले को, ज्यादा इसके ऊपर डेरिवेशंस तो है नहीं, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकता है, तो न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश रहेगी इसके ऊपर अभी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या होता है म्यू, म्यू को क्या लिखते हैं आप, μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1, या फिर क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू द या अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। आपने 9th क्लास में साउंड चैप्टर में वेलोसिटी न्यू इनटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ पढ़ा हुआ था। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की क्या होता है, प्रोडक्ट के इक्वल वेलोसिटी। तो यहां पर भी वही थ्योरी लगानी है कि जो लाइट होती है, सपोज अ सोर्स ऑफ लाइट इज एट रेस्ट इन वन मीडियम, और जो ऑब्जर्वर है वो भी रेस्ट में है सेकंड मीडियम, ठीक है। तो जो लाइट है वो, इफ वी इमेजिन टू वेव फ्रंट सेपरेटेड बाय टाइम पीरियड टी, दो वेव फ्रंट को अगर आप टी टाइम से सेपरेट कर देते हो तो क्या होगा, एज फ्रीक्वेंसी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स देयरफॉर v इज इक्वल टू 1/t, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर टाइम सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बेटा, सेम रहेगी। तो अगर दो लाइट्स है, एक अलग मीडियम में एक अलग मीडियम में, दोनों, ठीक है, दोनों के जो वेव फ्रंट है टी टाइम के बाद तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, लेकिन फिर भी चेंज क्या होता है, म्यू, क्यों होता है, लैम्डा की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, किसकी वजह से, लाइट के वेवलेंथ की वजह से। जब क्या होता है, कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके वेवलेंथ की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, ये आपस में चेंज होती है, ये नहीं होता। V1 V2 ये तो आपको दिख ही रहा है, वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होगी, ठीक है, वेवलेंथ के चेंज होने से वेलोसिटी। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम बराबर लगा हुआ है दोनों, चाहे वो फर्स्ट मीडियम में हो चाहे सेकंड मीडियम में हो। अगर टी टाइम की में बात करी जाए कि फर्स्ट मीडियम में टी टाइम में इतना था, सेकंड टाइम में टी टाइम में इतना था, तो उनकी वेलोसिटी और वेवलेंथ में चेंज आएगा, ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी रहेगी सेम। और V1 का जो फार्मूला रहेगा, V1 का फार्मूला क्या रहेगा, एक पल के लिए लगा लेते हैं, μ1 इंटू
लैम्डा 1। V2 का फार्मूला क्या लगाएंगे, ν2 इंटू लैम्डा 2, बट एज फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम फॉर दोनों के लिए क्या ले लिया, टाइम t, क्योंकि आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/t होता है, और दोनों में टाइम t सेम ले लिया तो ν1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ν2 आएगा। बचेंगे कौन, लैम्डा, लैम्डा 2, V1 V2, यही बचेंगे। तो यही जो इक्वेशन है म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ν1 और ν2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। बचेगा कौन, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ν1 और ν2 क्या है, इक्वल। तो यहां से आपके पास जो म्यू का फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वो क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो नोट करिए इस फार्मूले को, इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन करेंगे। करें, स्टेटमेंट लिख दूं, light of wavelength एंगस्ट्रॉम में दे रखी है वेवलेंथ, light of wavelength 5890 angstrom traveling in air enters water of refractive index mu is equal to 4/3। एक पानी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले रखा है, 4/3। What will be the frequency उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, साथ में वेवलेंथ भी बताइए। इन वाटर, पानी के अंदर। क्वेश्चन देखिए, रीड करिए इसको। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम traveling in air enters water of refractive index 4/3. What will be the frequency and wavelength of light in water? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बताइए वाटर के अंदर। तो जो गिवन है वो लिखिए। लैम्डा 1 कितना गिवन है, सॉल्यूशन करेंगे आप। वेवलेंथ, एयर के अंदर वेवलेंथ कितनी है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा 1 5890 एंगस्ट्रॉम। मीटर में अगर लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो, सॉरी 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर होते हैं, और 1 नैनोमीटर में 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर। ये वैल्यू थोड़ा नीचे लिखनी पड़ेगी। सॉल्यूशन लैम्डा 1 5890 एंगस्ट्रॉम, और क्या लिख सकते हो, 5890 into 10 raised to the power -10 मीटर। ठीक है। म्यू कितना गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4/3, 4/3। और क्या गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है। ठीक है,
आपने निकालना है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वो भी किसमें, वाटर में। तो वाटर क्या हो गया, मीडियम 2, इसलिए 2 और 2 लगा दिया, ये 1 है, तो इसका मतलब क्या है, मीडियम क्या रहेगा इसका, एयर, जिसको आपने 1, ओके। तो सबसे पहले ν1 इज इक्वल टू ν2 होता है, ν1 इज इक्वल टू ν2 होता है, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और ν1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या थी, c थी, अपॉन में लैम्डा। v1 भी लगा सकते हो, बात तो वही है, c एयर के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी एयर के अंदर वो कितनी होगी, वही होगी, कौन सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वही लेते हैं हम। तो ν1 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ λ1, मीटर में लिखवाइए क्योंकि ये भी मीटर में ही है, 5890 into 10 raised to the power 10 मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ν2 की वैल्यू आ जाएगी यहां से। चलो सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -8 ऊपर जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 18 हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, 3 अपॉन में 5890, लगभग 6000 के करीब है। यहां से कितना ले की बात बन जाए, 3-4 जीरो तो लेनी पड़ेंगी, 3 4 जीरो उतार लेते हैं इसकी, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में आंसर देना होता है। ये लो 4 कर दिया यहाँ पर, 0 से 0 कैंसल, बात बन जाएगी। अब ये 600 के करीब है, ये 3000 के, तो लगभग 5 के करीब तो जाएगा, ये 5 प्लस आंसर आएगा इसका, तो नोट कर लीजिए 5.093। तो 5.093 into 10 raised to the power 14 सेकेंड इक्वल्स, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ν2 का आंसर भी क्या आएगा, ये सिर्फ ν1 ही नहीं, क्या है, ν2 फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, पहले ही बता दीजिए। तो हो गया आपका ये एक आंसर। उसके बाद सेकंड आंसर, सेकंड आंसर क्या है, वेवलेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, वेवलेंथ, वो भी मीडियम सेकेंड। फर्स्ट में तो दे रखी है ना, तो λ2 निकालना है। तो क्या फार्मूला, λ2 के लिए क्या फार्मूला होगा, म्यू इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 था, सिंपल ये फार्मूला। λ2 क्या हो जाएगा, λ1 अपॉन λ1 की वैल्यू 5890 into 10 raised to the power -10 मीटर अपॉन म्यू की वैल्यू 4/3, 4/3। सॉल्व करिए इसको, λ2 इज इक्वल टू 5890 अपॉन 4, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इंटू 10 रेज टू द पावर। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 9 सा 27, 3 9 सा 27, 2 3 8 सा 24 और 2 26, 2 3 5 सा 15 और 2 17 into 10 raised to the power -9 अपॉन 4, 4 से इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 4 सा 16, 4 4 सा 16, बचा ओनली 7,
4 1 ज़ा 4, उसके बाद बचेगा 3 0 30, 4 7 ज़ा 441.7। तो आपका आंसर आ गया 441.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर। लेकिन ये जो डेसिमल है ये यहाँ पर रखना है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखोगे इसको, यहाँ पर भी ला सकते हो, 0 कम हो जाएगी, उधर बढ़ाओगे तो ज्यादा हो जाएगी। चलो यही आंसर यहाँ पर ही छोड़ दीजिए, बाकी चीजें तो आप कर ही सकते हो। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर। ओके, चलो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज शुरू होने वाली है वो है आपके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है इसमें? इसमें अभी तक आपने लाइट का वेव नेचर पढ़ना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? वेव नेचर ऑफ लाइट। हेगन प्रिंसिपल में आपने वेव फ्रंट पढ़े, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसकी हेल्प से क्या करा, स्टडी किया। लेकिन जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं है जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको समझना थोड़ा सा पहले। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे कैसे इसको समझाए आपको? चलो सिंपल चीज में ले लेते हैं बिल्कुल ही। ये देखिए, ये कोई वेव है आपके पास इस तरह से, केस फर्स्ट, ऐसे ही केस सेकंड, ये आपके पास एक और वेव है। इन दोनों में से एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है? इसका। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? कम है। ये दो वेव्स है, ठीक है, क्या है? दो वेव्स। आप इनको कंबाइन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कंबाइन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर आपने इन दोनों को क्या करना है? कंबाइन करना है। ये एक वेव इक्वेशन है, ये भी एक वेव इक्वेशन है, दोनों को आपने कंबाइन करा तो इनका जो रिजल्ट है वो देखिए क्या आएगा। इनका जो रिजल्ट है, जो ये एम्पलीट्यूड है और जो ये एम्पलीट्यूड है A1 और A2, ये दोनों प्लस होकर आपको जो नई वेव देंगे वो ये देंगे, है ना। इस तरह से आपको न्यू वेव मिल जाएगी। कैसे हुआ ये? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसी तरह से इसका उल्टा भी हो सकता है। सपोज आपके पास एक वेव तो ये है, दूसरी वेव क्या है, सेकंड वेव क्या है, इस तरह से गिवन है। अब ये और ये अगर कंबाइन हो जाएगी तो क्या होगा? ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसमें से ये माइनस होकर आपका रिजल्ट मिलेगा। तब कैसा आपको वेव मिलेगा? कुछ इस तरह से, इसमें से ये माइनस हुआ तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, इस तरह। तो इसमें से इसको माइनस करके तब देना पड़ेगा, तो ये आपकी नई वेव होगी। ये सपोज इसका एम्पलीट्यूड y1 था, पढ़ी है ना वो आपने इक्वेशंस, A1 sin ओमेगा t, y2 A2 sin ओमेगा t, फेज डिफरेंस फाई ले लिया, फाई ले लिया, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दिया हमने तो अब जिसका जैसा नेचर वो वैसे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होंगे, ठीक है। अगर एक का फाई ले ले, सॉरी एक का ओमेगा टी ले लिया, तब होगा ना इसमें फेज डिफरेंस फाई, दोनों का सेम ले लिया तो नो फेज डिफरेंस। कोई आगे चल रही है वेव थोड़ा, कोई पीछे चल रही है, कुछ भी हो सकता है। दोनों अगर सेम है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, ऐसे है तो
फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, कंडीशंस निकाल लेंगे। तो ये कुछ वेव इक्वेशंस इस तरह से लेकर आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब समझ में आया। तो इसकी स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, क्योंकि कल आप इसकी कंडीशंस को ड्राइव करेंगे, ड्राइव करना सिखाया जाएगा, जरूरत पड़ेगी इसकी आने वाले आर्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल